टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। खुद ही एक सक्सेशन प्लान अली खामेनेई ने अपना तैयार कर ही दिया। 84 साल के वो हो चुके हैं, यानी कि आज नहीं तो कल एक तरीके से जो कहते हैं हैंडिंग ओवर द रेन्स तो होना ही था। क्या अब एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी कहा कि देखिए आई वांट द पीस लविंग पीपल ऑफ ईरान टू राइज अप। तो एक तरीके से क्या पूरे विश्व में अब यही बार बार कोशिश की जा रही है कि एक दबाव बनाया जाए कि किसी तरीके से पॉपुलर अपराइजिंग हो जाए, और इसी कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है सर? धन्यवाद पद्मजा जी। इसके लिए भविष्य में जाने के लिए पहले भूत में जाना होगा। सत्ता परिवर्तन की बातें मध्य पूर्व में आमतौर पर असफल रही हैं। चाहे वो सद्दाम हुसैन का को निकालना हो, उसकी जगह पर जो आया वो उसके साथ भी अमेरिका को संघर्ष करना पड़ा 2002 से लेकर के आगे तक, और अभी भी वहाँ की परिस्थिति सुधरी नहीं है। अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का जो मुहिम चलाई गई उसका नतीजा भी ठीक नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान एक शिया क्रांति के वजह से देश बना है, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन वहाँ पर बहु संप्रदाय समाज है। 60% के आसपास शिया हैं, कुर्द हैं, अज़ेरी हैं, और सुन्नी हैं, अरब्स हैं, और भी लोग हैं। तो और दूसरी तरफ जो सैंक्शंस की वजह से ईरान की आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। उसी तरह से ईरान की सरकार ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर $100 बिलियन अब तक खर्च किया बताया जाता है, और दूसरी तरफ सीरिया को सपोर्ट किया, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। पॉपुलर अपराइजिंग, पॉपुलर डिसकंटेंट है क्या ईरान के अंदर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट दिखाए जाते हैं हिजाब को लेकर के, वहां पर ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ओप्रेसिव रेजिम हो गई है। क्या ग्राउंड पे जिस तरीके से पश्चिमी मीडिया में दिखाया जाता है सच में इतना रेजिस्टेंस है? ये पता करना तो मुश्किल है, क्योंकि जनमत संग्रह नहीं होते वहाँ पर, ओपिनियन पोल्स नहीं होते। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और बाकी कष्ट जनता को सहने पड़ रहे हैं, बिजली 7-7 घंटा नहीं आती है ऐसे देश में जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स की कोई कमी नहीं है। तो इन सब का अपनी जगह पर जो है जनता के रोष के रूप में बाहरी होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर क्योंकि मुल्लाओं का शासन समाज के ये राजनीति के सभी तंत्रों पर है और उनमें काफ़ी करप्शन दिखाया जाता है, तो उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसको लेकर के भी जनता में रोष है। लेकिन जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक, पासदारान, बसीज वगैरह जो लोग हैं उन्होंने दमन किया है पिछले असंतोष का, चाहे वो हिजाब का हो, चाहे पहले महंगाई पेट्रोल के दाम बढ़ाने का हो, पिछले 1 दशक में बहुत दमन हुआ है। तो उसके बाद लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पर एक सर बिल्कुल, और एक तरीके एक विचारधारा ये भी है कि जितना अभी तक असंतोष था भी ईरान के अंदर, एक तरीके से जैसे अमेरिका ने अटैक किया है उसको लेकर के लोग कहीं यूनाइट तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है अनप्रोवोक्ड अग्रेशन कि एक पश्चिमी देश जो है आकर के आपके ऊपर अपनी विल थोपने की कोशिश कर रहा है। और अली शमखानी जो हैं, जो बहुत करीबी माने जाते हैं खामेनेई साहब के, उन्होंने आज कहा है इवन इफ न्यूक्लियर साइट्स आर डिस्ट्रॉयड गेम इजंट ओवर, एनरिच्ड मटेरियल्स, इंडिजिनस नॉलेज, पॉलिटिकल विल रिमेन। यानी कि आपने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर पांडे सर अगर हमला कर भी दिया है, लेकिन पॉलिटिकल विल यानी कि जो हमारा एक निश्चय है उसको आप डेंट नहीं कर पाए हैं। विद लेजिटिमेट डिफेंस राइट, पॉलिटिकल एंड ऑपरेशनल इनिशिएटिव इज नाउ विद द साइड दैट प्लेज स्मार्ट, अवॉइड्स ब्लाइंड स्ट्राइक्स, सरप्राइजेस विल कंटिन्यू। और इस वक्त सबसे बड़ा जो सस्पेंस बना हुआ है सर वो ये है कि सच में उतना
डैमेज किया भी गया है न्यूक्लियर ठिकानों को जितना अमेरिका कह रहा है? ग्रुप कैप्टन पांडे सर। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि जितना डैमेज चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी, जो प्लान था, उतना नहीं हुआ। अगर पूरा हो गया होता तो दोबारा जो स्ट्राइक हुई वो शायद आज नहीं होती। दूसरी बात जिसका कि बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या वहां अंतःकलह है कि लोग वहां पर सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे? मैं उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि वहां का जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ऊपर है। यानी कि लोग वहां पर शिक्षित हैं, जानते हैं कि क्या होगा। और वहां पर जो इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया, ये बताता है कि अगर इंटरनेट आदि जो उनके पास जो नेटवर्किंग सुविधाएं हैं अगर दे दी जाएंगी तो निश्चित रूप से जो एलिमेंट्स बाहर एक्टिव हैं कि रिजीम चेंज हो, वो उनको और बल मिलेगा। और साथ में जरूरी है कि ये रिजीम चेंज एक सॉफ्ट पावर का जो है इलाका है। अब वहां हार्ड पावर से, जहां फौजी सैन्य तरीके से आप चाहें रिजीम चेंज हो तो इतना सहज नहीं होगा, वो बहुत ही टेढ़ी खीर होगी। महत्वपूर्ण ये है कि सॉफ्ट पावर के लिए आप क्या एक्शन लेते हैं। तो पहले जरूरी है कि लोगों के मन मिलें, लोग आपस में एक्सचेंज करें अपने थॉट प्रोसेस। निश्चित रूप से जैसा आपने जिक्र किया, हिजाब आदि का वजह से काफी दिक्कतें हुई, वहां की जो नॉर्मल लाइफ है वो भी प्रभावित हुई है, क्योंकि सैंक्शन की वजह से बहुत जबरदस्त मार पड़ी है ईरान पर, और इसीलिए वो गलत तरीके से अपना ऑयल चाइना और रशिया जैसे देशों को भेजता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग कैसे सत्ता परिवर्तन करें, वो चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं सकते, कैसे कहें। पर बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको लगता है कि कभी भी अमेरिका अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को ऑन द ग्राउंड उतारेगी? क्या वो एक फाइनल स्टेप हो सकता है? आप मीगा मीगा तो करते रहेंगे, बट एयर स्ट्राइक्स के अलावा आप क्या करेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से देखिए, अभी जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और रादर गल्फ वॉर के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत ज़बरदस्त जो है डायमेंशन शुरू हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण टूल, सबसे प्रभावकारी जो हथियार है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि मीगा जैसे जो कॉन्सेप्ट अगर वो बोल रहे हैं मिस्टर ट्रंप, उसका मुख्य उद्देश्य वो जनता को नहीं बोल रहे, वो विश्व को नहीं बोल रहे, वो ईरान के लोगों को बोल रहे हैं कि अब आपको वक्त है कि आप आगे आएँ और कुछ इनिशिएटिव लें। वो सीधे देखिए, कोई राष्ट्र जो है यही नहीं कहता दूसरे को कि आप आइए और सड़कों पर उतरिए और दंगे फसाद करिए। तो यानी कि एक तरीके से लोगों के साथ वो माइंड गेम्स किए जा रहे हैं। ईरान पर सैन्य हमले जो है, लगातार हवाई हमले इजराइल कर रहा है और माइंड गेम्स अमेरिका एक तरीके से खेल रहा है।